Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक में मैंने इसको डिस्कस कर चुका था। देखिए उसी का रिकैप यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग देख चुका था और मैं फिर से इसको हम रिकैप कर दे रहा हूँ। और उसके आगे क्या पढ़ना है आज का टॉपिक में, सेकेंड टॉपिक वो होगा। फर्स्ट टॉपिक में ये हम लोग पढ़ चुका था। सेकेंड टॉपिक में आज ये बताएंगे आपको कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बतलाना है। तो ठीक है, तो चलिए आइए मैं पिछले क्लास का थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में आपने ये देखा था ना कि किसी भी रिएक्शन में, देखिए यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर चुका था कि किसी भी रिएक्शन में आपका क्या था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आप ये देखा था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रहा था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा था। तो ये क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आप कैसे लिखे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration of reactant या product by time taken। टाइम टेकन, इसी को डिफिनेशन में लिखा था, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये देख चुका था। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहां पर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। तो चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यहां पर अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो घटता जाएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लिख रहा हूं, तो रिएक्टेंट में कैसे लिखेंगे, concentration of reactant, कौन, फाइनल concentration of reactant माइनस इनिशियल concentration of reactant, फाइनल concentration of reactant माइनस इनिशियल concentration of reactant अब बाई टाइम टेकन डेल्टा टी। ये लिखा किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। और आप बताइए रिएक्टेंट के केस में क्या है, कंसंट्रेशन तो घटता जा रहा था ना। मान लीजिए इनिशियल आपको इस तरह से बताया था, समझिएगा कि रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हो गया। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 10 मोल पर लीटर है और इसका 0 है इनिशियल। आफ्टर टी टाइम, है ना, आफ्टर टी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन हो गया 8 मोल पर लीटर और इसका कंसंट्रेशन हो गया कितना, 2। ये तो बताया था। देखिए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे, 8 माइनस 10, इनिशियल हो गया 8 अब फाइनल हो, इनिशियल हो गया आपका 10 और फाइनल हो गया 8। तो क्या लिखे, 8 माइनस 10, तो ये वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कैसे लिखिएगा समझिएगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी। ये वैल्यू क्या चीज में आ जाएगा, टोटल नेगेटिव में आएगा, यहाँ नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में आएगा, समझिए क्या बोलना चाह रहे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरे का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये भी कंफर्म है, यहाँ नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल ज़्यादा था अब फाइनल कम हो गया, तो ये रिजल्टिंग आ गया नेगेटिव में, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब एक पॉइंट हमेशा नोट करिएगा जो मैं भी बोल रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन का रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और रिएक्शन का रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, तो हम क्या करें, इसके आगे नेगेटिव टर्म जोड़ दें ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा
और उसके आगे क्या जोड़ दिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन के आगे रिएक्टेंट में क्या लिखते हैं, आगे साइन क्या जोड़ दिए, नेगेटिव जोड़ दिए। समझ में ऐसा क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ क्यों जोड़ा, समझ में आया? फिर से मैं हिंट कर देता हूँ। इसका जो डिफरेंस आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ गया। और रिएक्शन का रेट क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या करेंगे कि रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या टर्म जोड़ दिया आप, यहाँ पर कौन सा साइन यूज कर दिया, नेगेटिव। तो नेगेटिव जोड़ने से क्या फायदा हो गया कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन का रेट पॉजिटिव करने के लिए रिएक्टेंट का रेट जब लिखेंगे तो उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, नेगेटिव जोड़ देते हैं। तो यहाँ दो चीज़ मीनिंग होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है, एक ये हो गया नेगेटिव का मीनिंग। और दूसरा नेगेटिव लिखने का मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इसको और आगे क्लियर करेंगे अच्छी तरह से, ऐसे अभी भी मैं क्लियर करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में लिखा, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। एक और लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में भी उसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और बाई टाइम टेकन, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी। और यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का जीरो होता है, आप फाइनल जब भी होगा तो ज़्यादा ही होगा, तो ये वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव में हो गया। तो आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या लिख रहे कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ तक दिखा चुका था। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखा था ये बता दिया मैं आपको यहाँ पर। और इस कंडीशन में क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सब सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका था। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे बताता हूँ। एक ये बताया था फिर सेकेंड टॉपिक में कि हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, तो हमने बोला था कि आगे इसको क्लियर करेंगे, कि अभी जो उसका डायरेक्ट कंक्लूजन बता देता हूँ कि कैसे आप लिखेगा, है ना। सेकेंड में हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब सेकेंड टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, ये वाला हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताया था एक जनरल फॉर्म लिया था, आपका ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म वहाँ पर क्या लिया था रिएक्शन का, कि आपको रिएक्शन लेते हैं सपोज ए, दूसरा रिएक्शन इसी में रिएक्टेंट का बी, प्रोडक्ट बन गया सी प्लस डी। ये आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिया, अब इसको हमको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, कि रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में हम कैसे इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ रिएक्टेंट का पोर्शन हो गया ए एंड बी, प्रोडक्ट का पोर्शन हो गया सी एंड डी। तो सी एंड डी का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा एंड ए एंड बी का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इस रिएक्शन को, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये इसका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा, नेगेटिव हो गया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, फिर ये बी का भी कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा, तो नेगेटिव यहाँ पर साइन आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट है तो ये प्लस हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो ये लिखा। देखिए यहाँ दो तरीके से पढ़िएगा, एक पढ़ने का तरीका बता देंगे आगे, इसको क्या पढ़ेंगे ना दो तरीके से। इसको पढ़ने का तरीका क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पूरे को हम क्या बोलेंगे
ये नेगेटिव का मतलब क्या, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो पूरे को एक साथ क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, है ना। देखिए कैसे पढ़ाऊं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। इस तरह से भी पढ़ सकता हूं। इसको क्या पढ़ेगा, ये वाला फॉर प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये पूरे को किस तरह से पढ़ा जाएगा जो बताया, ठीक है। अब आइए इसके आगे, चलिए देखिए, अगर यहाँ पर कॉफिशिएंट ध्यान देंगे, यहाँ इसका कॉफिशिएंट स्मॉल ए बी सी एंड डी है। अगर किसी रिएक्शन में, इसी रिएक्शन में यहाँ कॉफिशिएंट दे दिया स्मॉल ए बी सी एंड डी, तो अब आपको क्या करना है, जो कॉफिशिएंट दिया रहेगा ना उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे ए का कॉफिशिएंट स्मॉल ए है तो यहाँ 1/a, ये 1/b, 1/c, 1/d, और ये हो गया जनरल फॉर्म, जो कॉफिशिएंट दिया रहता है उसे डिवाइड कर दीजिएगा। अब इसका एक एग्जांपल भी बताया था मैं आपको, अब वही बता के फिर आगे करता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल ये लिखा था इसमें, अगर आप रिएक्शन लिखते हैं, देखिए N2 अब प्लस 3H2 और यह प्रोडक्ट दे रहा NH3, ठीक है। तो देखिए, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट किसके, रिएक्टेंट का कौन कौन सा इसमें पोर्शन हो गया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो रेट लिखेंगे वो दो फॉर्म में होगा, एक नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में और एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। एंड प्रोडक्ट में तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिएगा वो सिर्फ अमोनिया के फॉर्म में लिखेगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तीन तरीके से। पहले इसको जनरल रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ। आप देखिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट का पोर्शन है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और अमोनिया प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ अपीयरेंस। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। एक तो पहले बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव नहीं होता था तो उसके लिए क्या किया था, रिएक्टेंट में तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा था तो उसके आगे भी नेगेटिव जोड़ दिए ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, एक वो बताया। दूसरा यहाँ पर देखिए, जब भी यहाँ पर क्या किया, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया ना आपने ये चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के किसका पोर्शन है, रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको देखिए कितने तरीके से लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कौन कौन इसमें आ गया, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया। रिएक्टेंट कौन था, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, तो जहाँ भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेगा तो उसमें कॉफिशिएंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय टाइम। उसी तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, जब भी डिसअपियरेंस या अपीयरेंस माने किसी एक के लिए लिखेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का किसी एक पोर्शन के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर कॉफिशिएंट की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, मतलब क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हैं तो इसमें कॉफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पूरे रिएक्शन के रूप में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पूरा में, तब वहाँ कॉफिशिएंट की जरूरत पड़ेगा। आगे इस चीज़ को भी लिखेंगे। अब आइए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तब प्रोडक्ट में तो एक ही आपका है सिर्फ अमोनिया। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट में, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट में अमोनिया है,
तो अमोनिया के केस में आप क्या लिखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो अपीयरेंस हो रहा है इसको क्या लिखेंगे, अपीयरेंस पॉजिटिव हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया। यहाँ भी देखिए कोफिशिएंट नहीं लिखा गया, क्यों, क्योंकि अपीयरेंस के रूप में लिख रहा हूँ। जहाँ भी रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे तो उसमें कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन रिएक्शन का जो रेट होगा, किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होगा वो तो एक ही होगा ना, चाहे आप नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलें या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलें या अमोनिया के रिस्पेक्ट में बोलें, ये पूरी रिएक्शन का तो रेट एक ही होगा। तो जहाँ पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उसमें बैलेंस्ड होना चाहिए रिएक्शन और उसका कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए अब इसी में रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन अब इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इस तरह से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, यहाँ कितना कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर क्या किए थे, जो कोफिशिएंट रहता है उसको डिवाइड करते हैं, 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हो गया तो प्लस हो गया, कोफिशिएंट 2 है तो 2 कर दिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई टाइम टेकन, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जब रेट लिखिएगा ना तो वहां पर ये कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगा, और जब इंडिविजुअल लिखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो उसमें कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट को भी हमेशा नोट रखिएगा। अब इसके आगे यहाँ तक हम लोग पढ़ चुका था। अब क्वेश्चन ये होता है, ध्यान देंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसके आगे जो आज का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ये जो कोफिशिएंट आपने लिखा ना कि 1/3 जो कोफिशिएंट था वो कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन ये आ रहा है कि किसी भी रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है उसके कोफिशिएंट से क्यों हम डिवाइड करते हैं। तो अब उसी के लिए अब आगे जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब उसके बारे में बता रहा हूँ। ये सब सारा चीज़ मैं पिछले क्लास में बता दिया था और मैं फिर से ही एक बार हिंट कर दिया। आज का जो टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही होगा, क्यों ना रिएक्टेंट का कितना हो भाग हो, रिएक्टेंट कितना हो पोर्शन हो रिएक्टेंट का, या प्रोडक्ट कितना हो बनता हो, प्रत्येक पार्ट का चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही होगा। उसी को लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अभी जो कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे थे ना, तो क्यों किया जा रहा था उसी का भी मैं यहाँ पर हिंट करूँगा। देखिए आप एक रिएक्शन लिखते हैं, समझिए, मान लिया यहाँ पर रिएक्शन ए है और ये बी है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का भी एक पोर्शन है, अब प्रोडक्ट का भी एक पोर्शन है, तो एक क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालेंगे, और दोनों का रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इस रिएक्शन का, कि जिस रेट से ए डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से बी अपीयर होगा, क्योंकि पूरे रिएक्शन का तो रेट एक ही होना चाहिए। तो उसी के लिए देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आइए एट टी इजकल टू 0, एट टी इजकल टू 0, जब टाइम 0 रहेगा तो उस समय क्या हो गया, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लिया ए का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है इनिशियल अभी, और ये शुरू में क्या होगा 0। अभी तो आप प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, अरे अभी ए लिया ही है तो अभी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का A0 है तो प्रोडक्ट 0 होता है इनिशियली में, ये तो मालूम ही है। अब एक कुछ समय के बाद यहाँ पर समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, आगे मैं हिंट करूंगा रिएक्शन से भी। आफ्टर टी टाइम है ना, चेंज बाय रिएक्शन, आफ्टर टी टाइम मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड 10 मिनट के बाद, ठीक है, जो भी टाइम यहाँ पर आप यूज करेंगे आफ्टर टी टाइम। अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज बाय रिएक्शन, चेंज बाय रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से चेंज होगा, तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा ना, तो इसका A0 था,
ए नॉट था मालिक जो भी हो 2 मोल 4 मोल 5 मोल जो भी लिया आपने, तो इसका तो घटेगा, तो कितना से मान लो यहाँ x मोल से घट गया, x मोल पर लीटर, ए नॉट में x यहाँ पर कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। इसका जो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था मान लो ये 5 मोल है, तो 5 मोल में 1 मोल प्रोडक्ट में बदल गया, तो यहाँ पर क्या ये तो खर्च हो रहा था तो -x कर दिया, तो यहाँ कितना बनेगा, तो जितना इसका चेंज हुआ उतना ना इसका फॉर्म करेगा, यहाँ कितना बन जाएगा x। इसमें आप लोग बहुत सारा गलत करते हैं चेंज बाय रिएक्शन लिखने में, ध्यान दीजिए कैसे लिखता हूँ मैं ये। अच्छा इस एक और बता देता हूँ, उसके बाद पूरा कंप्लीट करने दीजिए। अब आइए आफ्टर टी टाइम फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन मान लो इसका हो गया 80, टी टाइम के बाद ए का कंसंट्रेशन 80, और 80 कितना हो जाएगा, इनिशियल था ए नॉट और उसमें खर्च कितना हो गया x, ये चेंज हो गया कंसंट्रेशन, तो कितना बच गया ए नॉट माइनस एक्स। फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट इनिशियल था और इसका x मोल पर लीटर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो बचा कितना ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना हो गया x। इसका मालिक कंसंट्रेशन जो B का है वो BT हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया x। कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, ए का भी और बी का भी, दोनों का निकल गया। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन 80, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 और बी का फाइनल कंसंट्रेशन BT। अब आगे के लिए क्लियर कर देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन 2A है और ये मान लिया 3C है, इस तरह से, ठीक है। तो इनिशियल यहाँ पर कितना ले लिया आपने ए नॉट, इसी तरह से मैं भर रहा हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ये कितना हो गया 0। अब ये चेंज बाय रिएक्शन में कितना से चेंज होगा, तो ध्यान देंगे ये जो चेंज होता है ना, ये इसका कॉफिशिएंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसका कितना कॉफिशिएंट था 1, तो यहाँ पर x मोल हो गया, x इन्वॉल्व हो रहा है, x खर्च हो रहा है, इसका ए नॉट का x इन्वॉल्व हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए कितना है 2 मोल है, तो इसका कितना चेंज होगा रिएक्शन में 2x माइनस 2x, माने 2x खर्च होगा, है ना। इसका ए नॉट में 2x मोल इन्वॉल्व हो जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो फिर देखिए यहाँ पर कितना था 1 मोल, तो बना कितना x। उसी तरह से यहाँ 2 था तो 2x, यहाँ 3 है तो कितना बनेगा 3x, ये 2x मत कर देंगे 3x, इस पर डिपेंड करता है इसके मोल पर। यहाँ पर क्या था 1 मोल x, ये भी 1 मोल तो x। अगर मान लो ये रहता इस तरह से, देखिए यहाँ होता 3, ये हो जाता मान लो सपोज 2, तो यहाँ पर क्या होता ये -3x और ये हो जाता 2x, तो कितना फिर बचेगा ए नॉट -3x और ये हो जाएगा फिर क्या चीज 2x। यही चीज लिखने के लिए मैंने समझना है कि चेंज बाय रिएक्शन अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आगे आसान हो जाएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। यही ये जो x लिखा ना, किसके आधार पर, कॉफिशिएंट के आधार पर। इसका 1 मोल था तो यहाँ खर्च कितना हो रहा है x, इसका भी 1 मोल है तो कितना बन रहा है x। यहाँ पर इसका 3 मोल है तो कितना खर्च होगा 3x, यहाँ पर इसका 2 मोल है तो कितना बनेगा 2x मोल बनेगा। यही चीज़ समझाना था, आगे क्लियर होगा ये, इस चीज़ का जरूरत आगे पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आगे मैं लिखता हूँ। अब आइए मैं अपने और जहाँ पर हम लोग चल रहे थे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, ए का क्या होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नॉट रिएक्शन, ए के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लिख दीजिए, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम। द चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर क्या फाइनल कंसंट्रेशन ए का फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया 80 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और टाइम ये आफ्टर टी टाइम टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम क्या था 0 हो गया। चलिए अब इसका वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पर अब आइए इसी का 80 कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितना आ गया था ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अब आई टी माइनस 0। क्या क्लियर है, ये फाइनल कंसंट्रेशन लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से ही,
ये तो कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पर बच जाएगा -x/t, ये आ गया आपका। तो देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी बताया, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव आ गया तो क्या बोले, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव लाने के लिए आप एक अलग से नेगेटिव साइन पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करिए, इसी के आगे यहाँ पर क्या पुट कर दिया हमने, नेगेटिव, पूरे के आगे यहाँ नेगेटिव टर्म पुट कर दीजिए। यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव कर दीजिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अभी यही बोला था। यहाँ भी क्या हो गया, पूरे के आगे क्या आ जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ भी पूरे के आगे क्या कर दिए, नेगेटिव कर दीजिएगा। तो देखिए तो क्या हो गया, x/t। तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में आ गया ना, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टेंट के केस में देखिए नेगेटिव वाला टर्म आता है। नेगेटिव वाला टर्म क्यों आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में, कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और ये नेगेटिव अगर आ रहा है तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए यहाँ पर क्या किए, नेगेटिव साइन से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना आ गया, x/t निकाल लिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए दूसरा देखिए, ए के रिस्पेक्ट में हो गया। अब आई बी का, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखिएगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के लिए फिर आप उसी तरह लिखे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई टाइम टेकन। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, तो बताइए बी का फाइनल कंसंट्रेशन, तो बी टी फाइनल कंसंट्रेशन क्या था, बी टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0 बाई टी माइनस 0। इसका फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम बी टी हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 था। चलिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए बी टी का कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टी टाइम कितना है यहाँ पर वैल्यू, x-0 बाई टी माइनस 0, क्या हो गया, x/t। तो यहाँ भी देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना आ गया, x/t, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये भी क्या हो गया, x/t। तो ये दोनों का अलग अलग निकाल दिए। अगर हमको इस रिएक्शन का रेट लिखना रहेगा ना, यहाँ संजोग है कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम, इसलिए सेम आ गया क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट का वैल्यू सेम था। अब इसी रिएक्शन का हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब यहीं पर क्या लिख दें, रेट ऑफ रिएक्शन। अब पूरे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तब पूरे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखिएगा, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। और इसका वैल्यू कितना आ गया था, इसका वैल्यू भी x/t और इसका वैल्यू x/t। तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, दिस वन इज इक्वल टू x/t। तो देखिए तो ये पूरे रिएक्शन का चाहे ए के रेस्पेक्ट में बोले या बी के रेस्पेक्ट में बोले क्या आ रहा है, x/t आ रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन के लिए क्या हो गया, एक ही ना रह गया, यही दिखा रहा था। समझ में आया। और भी क्लियर, एक और एग्जांपल से बताएंगे जहाँ पर कि कोफिशिएंट डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर तो कोफिशिएंट दोनों में एक था, इसलिए कोई खास चेंज नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसके अगले एग्जाम्पल में जब करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट का क्या सिग्निफिकेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है। नोट करिए, ठीक है। अब भाई सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं मिटा देता हूँ। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल में और भी क्लियर हो जाएगा जब कॉफिशिएंट दोनों में डिफरेंट लेंगे। चलिए एक मैं अब लेता हूँ, सपोज इसका 3 मोल है और इसका 2 मोल है, कॉफिशिएंट अलग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब और क्लियर हो जाएगा इसमें। चलिए देखिए, एट टाइम t इजकल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट और B का 0 हो गया, तो आफ्टर टी टाइम इसका कंसंट्रेशन चेंज करेगा। ये प्रोडक्ट, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा ना, और इसका तो बढ़ेगा, तो चेंज करेगा। तो कितना से चेंज किया, तो यहाँ पर कितना 3 मोल है, मान लो इसका कितना 3x कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो इसका कितना बनेगा, इसका 2 मोल यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे 2x, यहाँ पर कितना फॉर्म किया 2x। तो फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, तो A का कंसंट्रेशन हो गया फाइनल कितना 80, और 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो घटेगा ही, तो इनिशियल कितना था A नॉट माइनस 3x, ये हो गया 80 का वैल्यू। और इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया BT, एंड BT का वैल्यू कितना हो गया 2x, क्योंकि ये तो बन रहा है, इनिशियल था 0 और फाइनल कितना बन गया 2x, तो फाइनल कंसंट्रेशन B का कितना 2x हो गया। अब A एंड B के रिस्पेक्ट में रेट लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ लिख सकते हो, रेट ऑफ disappearance of A is equal to change in concentration of A with respect to time, and change in concentration, तो ये कैसे निकालेगा, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A 80 हो गया माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A 80, इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट बाई टाइम t माइनस 0, है ना, ये वाला वैल्यू है क्या। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। अब इसका वैल्यू निकालिए, 80 का वैल्यू आप निकाल चुका है, A नॉट माइनस 3x माइनस A नॉट बाई t माइनस 0, कितना हो गया माइनस 3x बाई टी, ये आ जाएगा। तो क्या निकल गया ये, अब फिर वही चीज़ देखिए यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, यहाँ पर रेट क्या चीज में आ गया, नेगेटिव में आ गया, और रेट तो नेगेटिव होता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए ये पूरे को कितने से मल्टीप्लाई, इसके आगे कितना कर देंगे -1, यहाँ भी -1 कर दीजिए, और नेगेटिव साइन आगे से मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी माइनस, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका 3x बाई टी। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कितना आ गया 3x बाई टी। उसी तरह से फिर आइए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B को क्या लिखेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको बोले थे ना कि इंडिविजुअल जब भी लिखना रहेगा तो उसमें कॉफिशिएंट का यूज नहीं करते, है ना। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, चेंज इन कंसंट्रेशन B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द B का फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टी टाइम, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन B का 0 बाई टी माइनस 0। तो फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बी टी, इसका वैल्यू कितना हो गया 2x बाई टी। तो देखिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B कितना आ गया 2x बाई टी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या, दोनों का देखिए तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों का सेम है, नहीं है। इस रिएक्शन में A जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, क्या उसी रेट से B अपीयर हो रहा है, नहीं, दोनों का रेट क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो क्या बोला था कि रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है, बट रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का रेट एक ही होगा, सेम ही होगा, है ना। अब उसको देखिए कैसे लिखे, अगर इसी पूरी रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे तो देखिए कैसे लिख रहा हूँ, ROR। इस रिएक्शन के लिए अब रेट लिखना है, इस रिएक्शन का रेट तो अब एक ही होगा, यहाँ तो अलग अलग आ रहा है। अब एक करने के लिए अब आपको क्या करना है वो दिखा रहा हूँ। चलिए लिखिए, ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ कोएफिशिएंट का जरूरत पड़ेगा, अभी मत सोचिए। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, क्या लिखेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, यहाँ तक निकाल दिए रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका वैल्यू देखिए तो कितना आपने निकाला था 3x/t, इसका वैल्यू कितना निकाला था 2x/t। आइए पूरी रिएक्शन का चाहे ए के रेस्पेक्ट में बोले चाहे बी के रेस्पेक्ट में बोले, माने ए का डिसअपियर होने का रेट बोले चाहे ए का अपीयर होने का रेट बोले, इस पूरे रिएक्शन का रेट तो एक ही ना होगा। तो इस पूरे रिएक्शन का रेट इक्वल होगा, तो इक्वल सेम करने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, रिएक्शन का रेट को सेम करने के लिए अब देखिए तो 3x/2 है, ये 2x/t है, 2x/t है। अब सेम करना है पूरे रिएक्शन का रेट, तो ऐसा कर दीजिए, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3 कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, x/t आ जाएगा। तो पूरे रिएक्शन का तो रेट एक ही हो जाएगा। तो बोलिए इस रिएक्शन का एक रेट इक्वल रेट करने के लिए आप क्या किए, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, इसको कितना से मल्टीप्लाई किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1/3 और इसको क्या कर देंगे 1/2 और इसका वैल्यू फिर कितना आ गया, दोनों के लिए सेम ही आ गया x/t। क्योंकि पूरे रिएक्शन का रेट तो एक ही ना हो सकता है, पूरे रिएक्शन का रेट तो सेम ना हो सकता है। तो सेम करने के लिए क्या किया आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यही ना बन गया आपका रिएक्शन का रेट और इसका वैल्यू कितना x/t आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यही मैं बोलना चाह रहा था, इसके पहले आपको जो कंक्लूजन समझाया था यही समझाया था कि किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना रहेगा तो ये जो कॉफिशिएंट होता है ना उसको डिवाइड कर दे। देखिए तो 1/3 आ गया, यहाँ कितना था 2 तो 1/2 आ गया ना। यही चीज़ आपको शुरू में ही बता दिया था कि कंक्लूजन इसका क्या पहले वो बता दिया, हाँ कैसे होगा क्यों होगा अब उसी का आंसर कर दिया कि क्यों डिवाइड किया जाता है कॉफिशिएंट से इक्वल रेट करने के लिए। इक्वल रेट करने के लिए क्या किया कॉफिशिएंट से यहाँ डिवाइड करना पड़ा तब ना इक्वल आ गया, तो कैसे हुआ वो बता दिया मैं आपको। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यूट्यूब पर आपका जब होगा ना तो इसको डाउनलोड कर कर फिर से आप इसको रिव्यू करके फिर से क्या पर इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं फिर से दोबारा। जहाँ दिक्कत होगा मान लीजिए छूट गया कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसको बैक करके देख लेंगे, जहाँ से दिक्कत हो इसको फिर हम समझ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अगर अभी कहीं छूट भी जाता है तो उसके लिए कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए अब इतना तो क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट से क्यों हम डिवाइड करते हैं, ये हमको समझ में आ गया कि क्यों हम कॉफिशिएंट से वहाँ पर डिवाइड किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और यही हमको आज बतलाना भी था कि हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम लिख सकते थे कि कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल के लिए एक दो हम बताते हैं अब लिखने का तरीका कि क्या क्या कैसे लिखेगा, जो पहले भी बोलता था मैं। नहीं एक लिखा था ना आपको N2 3H2 और 2NH3। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन और अमोनिया के रिस्पेक्ट में, और तीनों के रिस्पेक्ट में रेट एक ही होगा, है ना। हाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस अलग अलग होगा बट रिएक्शन के रेट तो एक ही ना होगा। जैसे देखिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कितना कोफिशिएंट है 3, तो 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, फिर क्या हो गया 1/2 कोफिशिएंट 2 है 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये रेट के रूप में लिखे। तो रेट यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और अमोनिया के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में लिखा, और तीनों के रिस्पेक्ट में हम इस तरह से दिखा सकते हैं।
तो जब भी आप रेट लिखेंगे तो देख रहे हैं कोफिशिएंट से क्या क्या डिवाइड कर दिए। और क्यों डिवाइड किए? क्योंकि रेट क्या है, पूरी रिएक्शन का एक ही होता है, जो कि पहले मैं बता चुका था कि क्यों डिवाइड किया था। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, SO2 प्लस हाफ O2, ये गैसेस फॉर्म है, इजकल टू या प्रोडक्ट में SO3। तो इसको आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन SO2 के रूप में। अब देखिए यहाँ पर ये गैसेस फॉर्म है, तो क्या कंसंट्रेशन लिखना सही रहेगा? नहीं, कंसंट्रेशन यहाँ क्या होगा? पार्शियल चेंज इन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे? चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्शियल प्रेशर गैसेस फॉर्म में है, तो गैसेस फॉर्म में है तो हम इस तरह से ले लिया, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ देखिए कोफिशिएंट कितना 2 है, तो 1 बाई, ऐसे लिखेंगे 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या लिख दीजिएगा? 2 चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? आइए नेगेटिव होगा, फिर यहीं पर लिखेंगे प्लस चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिख दिया आपने। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे वहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं पढ़ सकते, ये तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में, ये पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में है। तो क्या? डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस वही देखना है, यानी कोफिशिएंट को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन उसको आप लिख सकते हैं। तो यही आपको बताया कि कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अब आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और न्यूमेरिकल का जो क्लास होगी वो अलग से फिर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल बनेगा, बट वो न्यूमेरिकल के लिए एक अलग सी वीडियो बतलाएंगे, जिसमें जितना भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस होगा सब पर एक एक टाइप का न्यूमेरिकल्स बतला देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।